चैप्टर है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसकी मैंने वेटेज बताई थी आपको 3 to 5 मार्क्स, राइट। सबसे पहले इसकी मीनिंग हमने पढ़ी थी, जल्दी से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले मीनिंग पढ़ी तो बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग में क्या लिखा हुआ था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, वो सारे सोर्सेज, वो सारे फैक्टर्स जो हमें इंटरनली या एक्सटर्नली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बिजनेस को इंटरनली या एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं, इसे हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। इसमें कौन कौन आ सकता है, इंस्टीट्यूशन आ सकता है, इंडिविजुअल आ सकता है, और अदर फोर्सेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। क्लियर। फिर मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, याद करो, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग क्या होती है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग पढ़ाया था। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम उसकी अवेयरनेस की बात करते हैं, जब हम उसमें प्रॉस एंड कॉन्स निकालते हैं, तो इसका मतलब हम उसके किसी बातें कर रहे हैं, बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फीचर्स हमने शुरू कर दिया था, तो फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एक फेवरेट कोड था। वो कोड क्या था, जल्दी से बताओ। CD के सुर, CD के सुर। C फॉर हमने पढ़ा था क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, ये जल्दी जल्दी बदलता है, इसमें बड़े सारे डायमेंशंस होते हैं। D फॉर डायनामिक होता है, ये टाइम से बदलता रहता है, ये अपने आप को बदलता रहता है। जैसे आज मौसम बारिश का है, कल सूखा पड़ जाएगा, कल आंधी तूफान आएगी, हमें नहीं पता। हम क्या कर सकते हैं, हम बस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ऐसे था स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक का मतलब होता है वो फैक्टर जो किसी एक को परेशान करते हैं, है ना, और जनरल फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर या वो चेंज एनवायरनमेंट में हुआ है जो सबको ओवरऑल परेशान करेगा। क्लियर। यू से हमारे पास क्या था, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है फ्यूचर हैपनिंग, जो हम कह रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अनसर्टेन है, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आज कोविड-19 में सभी स्कूल कॉलेज मोबाइल से चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, घर बैठे चल रहे हैं, ये हमने 2019-18 कभी सोचा नहीं था, ठीक है ना। जैसे कोविड-19 एक प्रॉब्लम है, तो कोविड-19 से हम कई सारी पॉजिटिव चीज़ें भी सीख रहे हैं। ये है बिजनेस एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी। CD के सुर, R से बनता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, टाइम टू टाइम, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री क्या होता है, डिफर होता है। ये हर जगह सेम नहीं होता। जो एनवायरनमेंट इंडिया का है वो US में नहीं होगा, जो US में है चाइना में नहीं होगा, चाइना में है वो श्रीलंका में नहीं होगा। इसे रिलेटिविटी कहते हैं। क्लियर। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस का। तो इंपॉर्टेंस मैंने बताया था, याद रखना है, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है, शॉर्ट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। लेकिन हमें कितना याद रखना है, लास्ट के 2 इसमें यूज़ हुए हैं। जैसे हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी का पता लगाने में, और हेल्प करता है किसको, थ्रेट का पता लगाने में। यानी जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा हमारे पास सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी है या थ्रेट खड़ा है, हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। और जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, 3M। क्या याद रखना है, रिसोर्स क्या होते हैं, 3M। M का मतलब मैन, मनी, मशीन। इनको हम क्या करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। उन रिसोर्सेज की वजह से जो वातावरण में बदलाव आएगा उससे हम फाइट कर सकते हैं। और फिर हमें लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगी, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इम्प्रूवमेंट तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक हम क्या नहीं करते, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का पता नहीं लगा लेते। क्लियर। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस बोल लो, कंपोनेंट बोल लो, या क्या बोल दो, एलिमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी केस स्टडी हमें देखने को एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। अब इसमें कितने फैक्टर हैं, इसका कोड बताया था पेस्टल। क्या बताया था, पेस्टल। P फॉर, बोलो आगे आगे, पॉलिटिकल, बोलो आगे आगे, पेस्टल। E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, ठीक है ना। अब इसके अंदर का मैटर याद रखना है ताकि हम केस स्टडी को समझ पाएँ कि ये इकोनॉमिक फैक्टर है या सोशल है या क्या है।
तो हमें कैसे याद रखना है, जो इकोनॉमिक्स में टॉपिक हम पढ़ते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट्स, रुपीज़ रेट, वैल्यू ऑफ रुपी, स्टॉक मार्केट में क्या हाल है, जीडीपी घटी या बढ़ी, ये सब में अगर चेंज आता है तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का फैक्टर है। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सोशल पॉइंट के अंदर क्या आता है, सोशल एनवायरनमेंट में आता है जैसे हमारी कस्टम, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, फैशन, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे हमारे इंडिया में कस्टमर ज़्यादा हैं, हर कंपनी बिजनेस करना चाहती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कस्टम है, रीति रिवाज है, यहाँ रिचुअल्स है, यहाँ फेस्टिवल्स है, तो यहाँ पे परचेजिंग पावर अच्छी है और यहाँ टाइम मार्केट में भीड़ बनी रहती है। दिस इज सोशल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कौन सी गवर्नमेंट बनी, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कितने सालों तक रहती है, उसके रहने पे देश में कितनी शांति है, उसका एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट चलाने का, ये सब चीज़ें आती हैं पॉलिटिकल के अंदर। क्लियर। बोलिए। लीगल एनवायरनमेंट, उसके बाद लीगल में अंदर क्या आता है, लीगल के अंदर आता है देश में लॉ कैसे हैं, लॉ की वहाँ कोर्ट की जजमेंट कैसी है, वहाँ की जुडिशरी बायस्ड है या नहीं है, वहाँ किसी के फेवर में जजमेंट तो नहीं दिया जाता। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था सिगरेट, हमारे यहाँ पे सिगरेट में प्रतिबंध है, बेचने में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कहा जाता है सिगरेट अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप उसमें वार्निंग देंगे उसी पैकेट में, ऐसे ही शराब में देंगे, गुटखा खैनी में देंगे कि ये शरीर के लिए हानिकारक। क्लियर। लास्ट हमारे पास आता है पेस्टल कोड में टेक्नोलॉजी, हमने सारे डिस्कस कर लिए पेस्टल में। टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब हम समझ गए, जैसे 3G 4G अब आने वाला है, 5G टेक्नोलॉजी का एग्जांपल हो गया। जैसे गाने सुनने के लिए पहले होता था कैसेट्स, फिर क्या आ गया CDs, DVDs, पेन ड्राइव, अब लोग मोबाइल से गाने सुन लेते हैं, टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है ना। पहले हम लोग यूज़ करते थे BSNL, फिर धीरे धीरे क्या आ गया, एयरटेल, MTNL, अब जियो आ गया। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में अपग्रेड हो रही है, हमें भी उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो जब भी टेक्नोलॉजी की बात हो तो हम किस फैक्टर की बात करेंगे, कौन सा एलिमेंट है वो, टेक्नोलॉजी का। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है गवर्नमेंट पॉलिसी 1991, जिसमें हमने पढ़ा था गवर्नमेंट 3 चीज़ें लाई, क्या लाई, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये गवर्नमेंट ने 1991 में अडॉप्ट किया। तो लिबरलाइजेशन में क्या था, सबसे पहले लिबरलाइजेशन में क्या था, हमने प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ा सा बाउंडेशन से मुक्त कर दिया, जैसे लाइसेंसिंग इजी कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी कर दिया, उनको सब्सिडी देना शुरू कर दिया। तो यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने को हम क्या बोलते हैं, उनको फ्री करने को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। उनको बिजनेस करने के लिए हमने आसान कर दिया, है ना। प्राइवेटाइजेशन इसी से जुड़ा हुआ है। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। कैसे, आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना मतलब लाइसेंस उनको जब दोगे तो स्कूल खुलेंगे प्राइवेट, हॉस्पिटल खुलेंगे प्राइवेट, है ना। और एक टर्म मैंने समझाई थी डिसइन्वेस्टमेंट, जब प्राइवेट सेक्टर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और पता चला गवर्नमेंट सेक्टर डूब रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के डूबे हुए बिजनेस को किसको देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया एक मार्केट। ये मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको, पूरी दुनिया एक मार्केट है, कहीं से भी कोई भी कनेक्टेड है। जैसे अमेज़ॉन एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है ना। पूरी इंडिया मार्केट हो गई है, एक पूरा वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में क्या क्या शेयर हो रहा है, लेबर शेयर हो रहा है, लेबर शेयरिंग हो रही है, कैपिटल शेयरिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी एक दूसरे शेयर की जा रही है, और अदर रिसोर्स शेयर किए जा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्री ने क्या अडॉप्ट कर रखा है, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। अब कॉन्सेप्ट क्या बचा हमारे पास, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने, नोटबंदी का मतलब हिंदी में, नोटबंदी का मतलब डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा लिया गया ऐसा एक्शन जिसमें हम कुछ डिनोमिनेशन वाली करेंसी को, जैसे जो लिया गया था 500,000 की करेंसी को बैन कर दिया गया था।
मतलब लीगल टेंडर मनी को गवर्नमेंट द्वारा क्या कर देना, उसको इलीगल करार दे देना, उसको ट्रेंड से बाहर कर देने को हमने पढ़ा था, क्या है, डीमोनेटाइजेशन। जैसे 1000 का नोट क्या हो गया, बैन हो गया। अब वो बात अलग है, 2000 का नोट आ गया, कई सारे नए नोट आ गए, 200 का नोट आ गया, पहले नहीं था, ये अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं करेंसी को बैन कर देना, रनिंग करेंसी को। अब डिमोनेटाइजेशन कैसे पता चलेगा, इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन क्या है, एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है, यानी एक टैक्स को सुधार करने के लिए कदम उठाया गया था, ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए, जो लोग पैसा कमाते हैं बट सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते। दूसरा पॉइंट कहता है क्या, डिनोमिनेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ मेजर ऑफ इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। जो लोग टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स भरें। अगर वो 1 करोड़ कमाते हैं तो सरकार को भी 10 रुपये दे, हम ये चाहते हैं, और हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। हम ये चाहते हैं लोग तिजोरियों में पैसा ना रखें, है ना, बेड के अंदर पैसा ना रखें, उसको किस में लाएं, फॉर्मल चैनल सिस्टम में लाएं, बैंक में डालें, इंश्योरेंस, ताकि पैसा क्या रहे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट बने। फोर्थ क्या है, डिमोनेटाइजेशन इज एम टू क्रिएट लेस कैश एंड कैश लिटिल इकोनॉमी। हम चाहते हैं कैश में ट्रांजेक्शन ना हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, या कम से कम कैश का यूज हो, ज़्यादातर किसका यूज हो, बैंकिंग माध्यम का। दैट वाज द फीचर्स ऑफ व्हाट, बताइए, डिमोनेटाइजेशन। चलें आगे। उसके बाद हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, यानी डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो 3 मेजर पॉइंट है, मनी इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ा, टैक्स कलेक्शन पे फर्क पड़ा, डिजिटलाइजेशन पे फर्क पड़ा, और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे फर्क पड़ा। तो पहला फर्क किस पे पड़ा, देखो, मनी इंटरेस्ट रेट पे क्या फर्क पड़ा, ये 4 पॉइंट इसके बारे में बोलते हैं। पहला कहता है डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन। अभी हमने पढ़ा कैश ट्रांजेक्शन को कम करना इसका मोटिव था, तो कैश ट्रांजेक्शन कम हुई। बैंक की डिपॉजिट क्या हो गई, बढ़ गई। अब बैंक की डिपॉजिट बढ़ गई तो उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स भी बढ़ गई लोगों की। और इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसको ध्यान से समझो, जब पैसे आप कम जमा कराते थे तो इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता था, ताकि आप ज़्यादा जमा कराओ। अब जब बैंक के पास ज़्यादा तिजोरी में पैसा आ रहा है तो बैंक अब क्या कर रहा है, कम इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि उसको सब कस्टमर को देना है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बढ़ जाएगा। अब सरकार के खाते में ज़्यादा पैसे जाएंगे क्योंकि लोग अब टैक्स भरेंगे। डिजिटलाइजेशन हो गया, मतलब अब आजकल क्या हो गया, रुपए चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, फ़ोन पे चल रहा है ना, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रही हैं, ये बढ़ गई। और क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की वेल्थ को बढ़ावा मिला। कैसे बढ़ावा मिला भाई, उनके जो रियल एस्टेट के बिजनेस हुआ करते थे, ये लोग कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते थे, अब इनको किस में बोला गया, अब आप किस में करो, डिजिटलाइजेशन का यूज़ करो। तो इससे क्या हो गया, उनकी भी वेल्थ बढ़ेगी, उनके कस्टमर बनेंगे, और उन पे जो भरोसा है कस्टमर का वो बढ़ेगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है क्या टॉपिक, ये इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी 1991। इसमें हमने क्या देखा था, कस्टमर में बेनिफिट किसका मिला, कंपटीशन बढ़ गया, किस में, प्रोड्यूसर में, सप्लायर में, कंट्रीब्यूशन। कस्टमर क्या हो गए, खुश हो गए भाई, और कंपनियां आएंगी, ज़्यादा कंपनियां होंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और रेट कम से कम होंगे, तो कस्टमर बेस्ट एंड चीप पकड़ लेगा। डिमांड कस्टमर की और बढ़ गई, अब वो और अच्छा प्रोडक्ट चाहता है और उसमें एडअप चाहता है। मार्केट ओरिएंटेशन हो गई, मतलब हमने क्या पढ़ा, पहले जो बनता था वो बिकता था, अब क्या होता है, जो डिमांड होती है वो बनना शुरू हो जाता है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में पीछा कर रही है, तो कैसे पीछे कर पाएगी, जब उसने जो बना दिया उससे एडवांस अब आप कुछ बनाओगे, तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है। फिफ्थ पॉइंट कहता है नेसेसिटी फॉर चेंज, और ये जरूरी भी था हमारे देश के लिए कि हम कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन लें। और सिक्स कहता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉस में चल रही थी उसको प्रॉफिट में लाने के लिए हमने क्या किया, हमने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में दिया, जिसको हमने ही पढ़ा क्या बोलते थे उसको, डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर कंक्लूड करें अपनी बात को तो हम ये कह सकते हैं कि 1991 की पॉलिसी जो थी एलपीजी, उससे हमारे देश में कई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, और इससे हमारी जीडीपी बढ़ी है और हमारा डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्लियर।
तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। और कितने टाइम में रिवाइज हो गया? लेस देन 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स अप्रॉक्स हमारा ये चैप्टर रिवाइज भी हो गया। क्लियर?